कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जिंदगी की कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 8 बजे होंगे, मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो इधर से रोने की आवाज़ मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर क्या हुआ। क्या इधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा आप परेशानी बताएं और भाभी साहब कहाँ हैं और माँ जी किधर हैं, आखिर हुआ क्या है। लेकिन इधर से सिर्फ एक ही रट के आप फौरन आ जाइए। मैं उसे मुतमिन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में पहुंचा, देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रो और चीख रही है। 2 बेटे 12 साल 14 साल के हैं, परेशान है और 10 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 3 बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है। पहली नज़र में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर है, तो बच्चों ने बताया पापा उन्हें 7 दिन पहले के ओल्ड होम में शिफ्ट करके आए हैं। मैंने नौकर से कहा मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय ले आया। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वह मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले मैंने 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 65 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी उनसे खराब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 12 दिन पहले बोल दिया तो मुझे ओल्ड होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह से बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अब्बू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। इस माँ को मैं आज ओल्ड होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ की एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत ज़बरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा तुझे तेज़ बुखार है। तब माँ हंसते हुए बोली अभी खाना बनाकर आई हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे यूनिवर्सिटी से वकील बनने तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद न हो जाए। कहते कहते और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सकते तो अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर माँ बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं उन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड होम में रहूँगा, वहाँ कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ ओल्ड होम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आकर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की हर तरह की तकलीफ तो नहीं होगी जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। इस दरमियान रात का 1 बज गया। मैंने भाभी जी और बच्चों के चेहरों को देखा, उनके चेहरे पछताए के जज्बात से भरे हुए थे।
میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی ہم لوگ اولڈ ہوم چلیں گے۔ بھابھی جی، بچے اور ہم سارے لوگ اولڈ ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ درخواست کرنے پر گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے، بولے میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے صاحب؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈ کی انچارج تھی۔ اس نے بڑے زہریلے لفظ میں کہا 3 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کے کہیں اسے مار دیں گے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈ انچارج سے کہا بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک تصویر جس میں پوری فیملی ہے، وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچے کو سلا رکھا ہے۔ مجھے دیکھی تو ایسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کی کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر تک ہی آ گئے۔ ان کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی۔ پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر تک آئے۔ کسی طرح ہم لوگ اولڈ ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ راستے بھر بچے اور بھابھی جی تو چپ چاپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب پرانی باتیں یاد کر کے رو رہے تھے۔ گھر آتے آتے قریباً 4 بجنے والے تھے۔ بھابھی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھی۔ میں بھی چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہیں ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کا معاشرہ کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ دار میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ضرور پڑھائیں اور اچھی طرح سمجھائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے سہارا نہیں ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ فرض کئی صدیوں تک رہے گا۔ یقین مانے سب ہوگا تمہارے پاس، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کی آنچل میں ہوتا ہے۔ اس آنچل کو بکھرنے مت دینا۔ اس دل کو چھو لینے والی داستان کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں، اور اسی طرح پیار و محبت آگے والی نسل تک چلتا رہے۔